हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन अध्याय के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड जो मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। मेल में एक तरह से ये एक नॉन फंक्शनल होता है, एक रेसिडुअल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट रहता है, जबकि फीमेल की बॉडी में ये वेल डेवलप्ड होता है। स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड स्वेद ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड का ही रूपांतरण माना जाता है। प्रत्येक स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट रहती हैं, जो चेस्ट रीजन होता है उसमें यहाँ पर रिब्स होती हैं। रिब्स के बीच बीच में जो संरचना दी गई है ये मसल्स हैं, और इसके ठीक आगे की तरफ यहाँ पर एक पेक्टोरेलिस मेजर मसल प्रेजेंट रहता है। पेक्टोरेलिस मेजर मसल के ठीक आगे की पूरी जो संरचना होती है उसे हम ब्रेस्ट या स्तन ग्रंथि कहते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर पहला स्तनपाली या मेमरी लोब, और दूसरा वसीय ऊतक या एडिपोज टिश्यू या फैट। तो पहला जो स्तनपाली या मेमरी लोब्स होते हैं वह प्रत्येक स्तन में 15 से 20 उनकी संख्या होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे, ये जैसे एक मेमोरी लोब है और यहाँ से आप देखेंगे ये दूसरा मेमोरी लोब है। इस तरह से प्रत्येक स्तन में 15 से 20 मेमोरी लोब्स या स्तनपालियां प्रेजेंट होती हैं जो एल्वियोलाई के बने होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर थैलेनुमा जो संरचना होती है उसे हम कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। इन्हीं कूपिकाओं के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो वो आएगा आगे चलकर निप्पल तक पहुंचेगा मिल्क। तो मिल्क किस तरह से आगे को सिक्रेशन, जो मिल्क का जो सिक्रेशन होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा एल्वियोलाई के द्वारा, एल्वियोलाई में प्रोडक्शन होगा। तो आगे धीरे धीरे किस तरह से आगे को ट्रांसफर ये होगा, आगे को ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसकी एक संरचना को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एल्वियोलाई में मिल्क बनेगा, एल्वियोलाई से होते हुए उसकी कैविटी में पहुंचेगी। उसकी कैविटी को कहते हैं, एल्वियोलाई की कैविटी को एल्वियोलाई ल्यूमन। तो सबसे पहले एल्वियोलाई में मिल्क बना, वो मिल्क एल्वियोलाई ल्यूमन में पहुंचा। उसके बाद एल्वियोलाई ल्यूमन से आगे बहुत सारे एल्वियोलाई जो ल्यूमन हैं आपस में कनेक्ट करेंगी और ये स्तन नलिकाओं या मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलेंगी। और प्रत्येक लोब के जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगे आपस में मिलकर एक थोड़ा सा एक इससे बड़ी संरचना बनाएंगे जिसे स्तन वाहिनी या मेमोरी डक्ट कहेंगे। कई मेमोरी डक्ट मिलकर एम्पुला या तुम्बिका का निर्माण करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेमोरी डक्ट, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है मेमोरी डक्ट। काफी सारे मेमोरी डक्ट मिलेंगे और ये चौड़ी चौड़ी जो संरचना यहाँ पर दी है ये वाली इसको कहेंगे तुम्बिका या एम्पुला। तो बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलकर एम्पुला का निर्माण करेंगे और जो एम्पुला होते हैं आगे चलकर 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट या दुग्ध वाहिनी के द्वारा स्तन के बाहर खुलेंगे। और जो निप्पल की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है वहां पर कई सारे एक छोटे छोटे पोर्स जैसी संरचनाएं प्रेजेंट रहती हैं। एक तरह से देखा जाए जिसके जरिए मिल्क बाहर की तरफ निकलेगा, मिल्क का सीक्रेशन बाहर की तरफ होगा, ब्रेस्ट से बाहर की तरफ। वो छोटे छोटे जो संरचना होती है वो लेक्टिफेरस डक्ट या दुग्ध वाहिनी कहलाते हैं, जो कि 15 से 20 इनकी संख्या होती है प्रत्येक स्तन ग्रंथ में। अब जहां से मिल्क बाहर को निकलेगा वो संरचना निप्पल कहलाती है। निप्पल के चारों तरफ गहरा भूरे रंग का या ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन वाला पार्ट होता है जिसे एरियोला कहते हैं। अब एक फ्लो चार्ट की सहायता से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से एल्वियोलाई में मिल्क बनने के बाद निप्पल से बाहर इसका सिक्रेशन होता है। सबसे पहले एल्वियोलाई में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। एल्वियोलाई से एल्वियोलाई की कैविटी होती है जिसको एल्वियोलाई ल्यूमन कहते हैं, वहां पर मिल्क पहुंचता है। एल्वियोलाई ल्यूमन से बहुत सारे एल्वियोलाई ल्यूमन मिलेंगे तो मेमोरी ट्यूबुल का निर्माण करेंगे। तो एल्वियोलाई ल्यूमन से अब मिलके मेमोरी ट्यूबुल में पहुंचेगा।
कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मिलेंगे तो मेमोरी डक्ट का निर्माण करेंगे, जहां पर मेमोरी ट्यूब्यूल से अब मिलकर मेमोरी डक्ट में पहुंचेगा। कई सारे मेमोरी डक्ट मिलकर मेमोरी एम्पुला का निर्माण करेंगे, जो कि एक तरह से देखा जाए तो एक चौड़ी बड़ी संरचना होती है, जहां पर मिलकर कुछ समय के लिए स्टोर भी रहता है। मेमोरी एम्पुला से अब आगे लेक्टिफेरस डक्ट में मिल्क पहुंचेगा। लेक्टिफेरस डक्ट प्रत्येक निप्पल में ओपन होगा, जिसके जरिए जो मिल्क होगा, मिल्क का सीक्रेशन ब्रेस्ट से बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह से ये मिल्क का सीक्रेशन का एक पाथवे है। अब हम लोग देखेंगे कि मिल्क के सीक्रेशन में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो होती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक ग्रंथि और होती है, जिसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहती है, हेड रीजन में प्रेजेंट होती है ग्लैंड। ये दोनों की दोनों ग्लैंड। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही पार्चुरेशन के समय के बाद जब शिशु का जन्म होता है, तो उसके बाद ये ग्लैंड्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करेगी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो पीयूष ग्रंथि का आगे वाला पार्ट और पीछे वाला अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्चिम पीयूष ग्रंथि, दो भागों से मिलकर पीयूष ग्रंथि बनी रहती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी। जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, वो उस सिग्नल के बाद ये क्या करेगा, इसमें एक हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो उस हार्मोन का सीक्रेशन होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। हार्मोन्स जो कि एक स्थान पर बनते हैं और दूसरे स्थान पर जाकर अपना कार्य करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही मिल्क का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन किसी भी फीमेल में तभी होता है जब डिलीवरी होती है। पार्चुरेशन के बाद जो बच्चे का जब जन्म हो जाता है, उस प्रक्रिया के बाद ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब साथ ही साथ अब मिल्क का प्रोडक्शन तो हो गया, अब मिल्क ब्रेस्ट से मिल्क का सीक्रेशन कैसे होगा, मिल्क बाहर इजेक्ट कैसे होगा, बाहर कैसे आएगा, उसके लिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि एक जो सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को या पश्च पीयूष ग्रंथि को। पश्च पीयूष ग्रंथि को जैसे ही सिग्नल मिलेगा, तो उसके द्वारा एक हार्मोन का स्राव किया जाता है, जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अब ऑक्सीटोसिन का मुख्य काम होता है कि प्रोलैक्टिन का काम तो हो गया मिल्क का प्रोडक्शन करना, मिल्क का बनना प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोलैक्टिन के कारण होगा, लेकिन ऑक्सीटोसिन के कारण मिल्क का इजेक्शन होगा। मिल्क बाहर निकलेगा कैसे, मिल्क अब ब्रेस्ट में मिल्क बन गया है, तो ब्रेस्ट से मिल्क बाहर आना है, स्तन से बाहर आएगा, उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मिल्क के रिलीज से संबंधित है। स्तन ग्रंथियों से मिल्क बाहर तभी आ पाएगा जब ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स यहां पर अपना काम करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही मिल्क के प्रोडक्शन और उनके रिलीज से संबंधित अपना कार्य करते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो मिल्क होता है किसी भी फीमेल के जो जो शिशु होते हैं, वह ये माना जाता है कि फर्स्ट जो पीला गाढ़ा दूध होता है माँ का, वो उसके बच्चे को पिलाया जाने का आवश्यक होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज की मात्रा प्रेजेंट रहती है, जो कि एक तरह से IgA प्रकार की एंटीबॉडी होती है। जो फर्स्ट जो गाढ़ा पीला दूध होता है जो मदर का, उसके बेबी को उसको फीड करवाना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए या एंटीबॉडी ए प्रकार की एंटीबॉडी होती है। फर्स्ट जो मिल्क होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम भी कहते हैं, जिसकी वजह से उसमें उस बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, इम्यूनिटी पावर उसकी स्ट्रांग होती है। इसीलिए फर्स्ट जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसको बच्चे को सक करवाना जरूरी होता है। तो आज हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मेमोरी ग्लैंड के विषय में पढ़ा। इसके बाद आगे आने वाले टॉपिक में, अगले वीडियो में, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।